लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की तरफ से भी जल्दी से ही एडवांस हेरॉन ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया, जिनको इमरजेंसी बेसिस पर इजराइल से खरीदा गया है। रशिया की तरफ से अभी एक और 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट को डेवलप करना शुरू किया गया है, लेकिन ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसमें भी रशिया भारत को शामिल होने का प्रस्ताव पहले से ही दे चुका है। पारस ऑफिशियल के बाद अभी 2 और बड़े यूट्यूबर्स की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को लेकर सेम तरीके की नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है। तेजस MK2 के लिए रिट्रैकेबल एयर टू एयर रिफिलिंग पॉड्स को बनाने के लिए HAL और एक ब्रिटिश कंपनी के बीच अभी एक एग्रीमेंट को साइन किया गया है और अंत में चाइना की तरफ से अभी अपनी स्टेल्थ बॉम्बर का एक 3D इमेज को शेयर किया गया, जिसकी प्रोडक्शन चाइना पहले से ही शुरू कर चुका है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पिछले 1 साल से तनाव चल रहा था और हाल ही में फिर से गलवान वाले हिस्से को लेके फिर से कंट्रोवर्सी चालू हो गया था। लेकिन ये एक चिंता करने वाली बात है, क्योंकि चाइना अभी भी डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग और गुगरा जैसे सेक्टर से पीछे नहीं जा रहा और ऊपर से वो लोग अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ अलग अलग टाइप की इक्विपमेंट को डिप्लॉय करते जा रहे हैं और साथ ही वहां पर परमानेंट डिप्लॉयमेंट भी करने लगे हैं। इसी बीच भारत की तरफ से भी पिछले 1 साल से वहां पर अपनी एयरफोर्स को तैनात करके रखा गया है और इसी बीच इजराइल से 4 हेरॉन ड्रोन्स को भी खरीदने का फैसला किया गया था, जिनको हमारी आर्म फोर्सेस को दिए गए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के अंदर खरीदा गया था। ये वर्तमान के हेरॉन ड्रोन्स के मुकाबले थोड़े बेहतर होने वाले हैं और स्पेशली इनमें बेहतर जैमिंग रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होने वाली है। इनको अभी लद्दाख में तैनात करने का फैसला किया गया था, जिनको अभी मेनली सर्वेलेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे पैंडेमिक की वजह से इनकी डिलीवरी में थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अभी बता गया कि जल्द ही भारत को मिलने वाले हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से अभी लगभग 500 करोड़ तक की इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ्स को दिया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ हैंड ऑपरेटेड US मेड ड्रोन्स को खरीदा गया था, जिनको बटालियन लेवल में अभी तैनात किया गया है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि रशिया के पास अभी सिर्फ एक ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसका नाम Su-57 है और इसे भी कम्प्लीटली एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर स्वीकार करने से बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट सहमति नहीं जताते। इसे सबसे पहले रशिया और भारत मिलकर डेवलप करने वाले थे, लेकिन इसमें बार बार डिले होने की वजह से और भारत को दिए गए वादों को रशिया पूरा न करने की वजह से 2018 के आसपास भारत इससे बाहर हो गया था और उसके बाद रशिया इसे अकेले डेवलप कर रहा था और इसको अभी ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय करने के लिए भी रशियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा चुका है। अभी रशियन मीडिया की तरफ से बताया गया कि वो अभी एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाले हैं और वैसे इसके बारे में 2018 में भी रशिया की तरफ से हिंट दिया गया था, लेकिन तब इसको इतना क्लैरिफाई नहीं किया गया था। पर उस दौरान भी रशिया इसमें भारत को शामिल करना चाहता था कि अगर भारत चाहे तो वो रशिया के साथ मिलकर एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर सकता है। पर ये प्रोजेक्ट अब तक इतना आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन अभी फाइनली रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी एक सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू कर रहे हैं। अब इसकी नाम को तो अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं गया, लेकिन रशियन मीडिया टास्क के मुताबिक ये 18 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 के आसपास होने वाली है और इसमें भी रशिया थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है और ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी एक सुपर मैनेजेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी लगभग 1 से ऊपर होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि इसको आगे चल के जल्दी से स्पीड को गेन करने के लिए या फिर डॉग फाइट के दौरान तुरंत ही अल्टीट्यूड में क्लाइंब करने के लिए मदद करने वाला है। अगला अपडेट एक सीरियस इशू होने वाला है। 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक वीडियो को शेयर किया था, जिसमें पारस नाम के एक बंदे ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में उल्टा सीधा कहा था और यहाँ तक कि उनकी MLA को भी काफी कुछ कहा था और स्पेशली उनकी फेशियल अपीयरेंस को लेके या फिर उनके नाम को लेके काफी नेगेटिव कमेंट कर रहा था और एक बार को तो इस बंदे ने सीधे अरुणाचल प्रदेश को चाइना का बता दिया था। अब इस बात को सुनने के बाद मुझे काफी गुस्सा आया था, लेकिन तब तक ये बंदा जो था ये माफी मांग चुका था और इसकी मम्मी भी आके माफी मांग चुकी, तो मैंने वीडियो ना बनाने का सोचा, लेकिन फिर भी तब तक इसके ऊपर काफी सारे वीडियो बन चुके थे और अभी तो उसको अरेस्ट भी कर लिया गया और अब उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी वो तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। लेकिन आज मैंने देखा कुछ और लोग भी थे जो कि लगभग सेम तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम GTX प्रीत है और वो भी PUBG को लेके ही
अरुणाचल प्रदेश की सेम एमएलए निनोंग इरिंग को उसी तरह का कमेंट दे रहे थे और उनकी फेशियल अपीयरेंस को लेके या फिर उनकी नाम की वजह से उनको चाइनीज बता रहे थे। अब यहाँ पर मैं कानूनी कार्रवाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते या फिर एक भारतीय होने के नाते इन्होंने जो भी किया है वो काफी गलत किया है। मेरा कहना है कि हो सकता है पबजी की रिलॉन्च को रोकने के लिए और सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाकर अभी अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की तरफ से जो स्टेप लिया गया था वो गलत हो सकते हैं। हो सकता है उनका जो अंदाजा था कि एक चाइनीज गेम है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको अभी कोरियन कंपनी बना रही है। लेकिन जो भी हो, क्या हम इसके लिए उनकी नेशनलिटी पर सवाल कर सकते हैं, या फिर क्या इसके लिए पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना का बताना सही है? और एक गेम के लिए क्या हम लोग इतने गिर जाएंगे कि अपने ही लोगों को चाइना का बताएंगे या फिर अपनी एक पूरी स्टेट को चाइना का कह देंगे? इन सब बातों से नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होंगे उनको कितना ठेस पहुंचा होगा ये बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि शुरू से एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है और शुरू से ही जब जब भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइना के साथ जोड़ा गया है तब तक उनको काफी तकलीफ हुआ है और इस चीज से आगे चल के ना देश के बीच दरार पैदा हो सकते हैं। तो मेरी पूरी गेमिंग कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे कमेंट मत कीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे लोग हैं और वो लोग भी आपको देखते हैं और इस चीज से उनको काफी तकलीफ होता है। पबजी एक अच्छा गेम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिस वजह से आप सभी इसको खेलते हैं। इनफैक्ट भारत में बैन होने के बाद भी आप सभी इसको खेल रहे हैं, लोग पसंद करते हैं, आपको व्यूज आते हैं, अच्छी बात है। और अभी जब इसको ऑफिशियली लॉन्च करने का प्लान भी किया जा रहा है, तो इसको लेके अगर अरुणाचल प्रदेश के एमएलए कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनके मन में सिक्योरिटी इशू को लेके कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और आप उनकी स्टेटमेंट के साथ सहमत नहीं है, तो आप लॉजिकल वे में उनसे बात कर सकते हैं, सरकारी तौर पर बात कर सकते हैं या फिर लीगल वे में बात कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी फेस को लेके, उनकी नाम को लेके, ऐसी कोई चीज को लेके कमेंट करेंगे या फिर पूरी एक स्टेट को लेके कमेंट करेंगे कि ये चाइना का है। ये एथिकल वे में तो एक बहुत ही बुरी बात है, लेकिन ये क्राइम भी है और हमारे ज्यादातर गेमर सभी बच्चे नहीं है जो कि इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। बाकी अगर कहने को जाए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उससे नेगेटिविटी फैलने वाला है और वैसे भी सभी अपने हैं तो क्या कहें। लेकिन फिर भी हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन इसको देख रहे हैं, हम सभी एक हैं और हर एक घर में बदमाश बच्चे जरूर होते हैं और भाई बहनों के बीच आपस में झगड़ा होता रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम एक ही होते हैं। और मेरी मानो एक्स और ऐसी बातों को जितनी जल्दी भुला दिया जाए उतना ही अच्छा है, वरना जिंदगी भर तकलीफ ही होने वाली है। बाकी जो लोग भी ऐसे गलत सलत बोल रहे हैं उनके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होना काफी जरूरी है, लेकिन इस बात से आगे चल के नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हमारे मन में जो प्यार है या फिर नॉर्थ ईस्ट का हमारे लिए जो अपनापन है वो कम नहीं होना चाहिए। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी 2022 की अगस्त तक तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान कर चुका है, जिसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2023 की जनवरी से पहले कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। इसी वजह से अभी इसके सभी सब सिस्टम को जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। अब पहले से इनके लिए रडार्स को बनाने के लिए भी ADA की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और अभी ये तेजस MK2 की पहली जो प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही अभी HAL एक ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी कोबाम लिमिटेड के साथ मिलकर तेजस MK2 के लिए एयर टू एयर रिफिलिंग पॉड्स को बनाना शुरू करने वाली है। अब यहाँ पर तेजस MK2 में हमको 2 तरीके की रिफिलिंग पॉड देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसकी जो पहली 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे उसके अंदर हमको फिक्स्ड एयर टू एयर रिफिलिंग पॉड देखने को मिलेगा, जबकि इसकी जो प्रोडक्शन वेरिएंट बनाए जाएंगे यानी कि जब इसकी प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तो उसके अंदर हमको रिट्रैकेबल पॉड देखने को मिलने वाला है। अभी कोबाम की तरफ से तेजस MK2 के लिए रिट्रैकेबल एयर टू एयर रिफिलिंग पॉड्स को डिजाइन किया जा रहा है और इसकी डिजाइन से लेके इसकी डेवलपमेंट का जो पूरा जिम्मा है वो कोबाम के ऊपर है, जबकि HAL अभी सिर्फ इसकी Mark II नोजल्स को ही बनाने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि P-8 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कितने जरूरी हैं और अभी हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इन एयरक्राफ्ट के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं। इसी वजह से 2016 में भी भारत की तरफ से ऐसे 4 एडिशनल एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था और अभी भी भारत 6 एडिशनल P-8 एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता था, जिसके लिए यूएस की तरफ से अप्रैल के महीने में ही भारत को अप्रूवल दिया गया था और इसको फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर भारत को सप्लाई करने के लिए यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस दिया गया था। इसके अंदर 6 P-8 एयरक्राफ्ट के साथ सभी जरूरी स्पेयर पार्ट और सपोर्ट हमको मिलने वाला है। इस डील की कीमत लगभग $2.42 बिलियन के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है
और अब इन 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑफिशियल डील को साइन करने के बाद भारत के पास टोटल ऐसे 18 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी बोइंग की तरफ से बताया गया कि ये जो 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट को हाल ही में यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भारत को बेचने के लिए क्लियरेंस दिया गया था, इसके अंदर 30% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पहले साइन किए गए पीटा एयरक्राफ्ट की डील के अंदर लगभग 30% के आसपास ऑफसेट क्लॉज रखा गया था और अभी बोइंग इस डील के अंदर इसको फुलफिल करना चाहता है। और बोइंग की तरफ से बताया गया कि वो अभी भारत सरकार की नई रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से एक ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट की गुआम में जाके स्ट्राइक करके वापस आ सकता है। इसका नाम S2 बताया जा रहा है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 200 टन के आसपास होने वाला और ये अपने साथ एक ही बार में लगभग 45 टन के आसपास की पेलोड को लेके जा सकता है। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर होने वाली जो कि हालांकि सबसोनिक स्पीड में ट्रैवल करता है, लेकिन ये अपने साथ एक बार में 4 चाइनीज ऑरिजिन हाइपरसोनिक मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसकी डिजाइन यूनाइटेड स्टेट की B2 स्पीड से काफी सिमिलर है और चाइना के एक लीडिंग डिफेंस सेक्टर कंपनी नॉरिनको की तरफ से इसके एक 3D मॉडल को हाल ही में पब्लिश किया गया था और ये बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को पिछले 3 सालों से शुरू किया जा चुका है और इसे चाइना की तरफ से सीक्रेटली बनाया जा रहा था, क्योंकि ये चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक वेपन होने वाला है जिसको आगे चल के चाइना यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ या अपने किसी भी राइवल के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए या फिर किसी भी डी बॉम्बिंग मिशन में इस्तेमाल कर सकता है और अपनी स्टेल्थ का फायदा उठाकर ये दुश्मन के एरिया में घुसकर स्ट्राइक करके आसानी से वापस आ सकता है। इसके डिजाइन की बात करें तो एकदम B2 स्पिरिट की कॉपी जैसा दिख रहा है और यहाँ तक कि इसमें सेम डार्क ग्रे कलर का पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसको चाइना की तरफ से एक गेम चेंजिंग वेपन बताया जा रहा है और ये ट्रूली एक इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है, ऐसा चाइनीज मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।